सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत। पहले के अपने जो भी वीडियो हैं उसमें अपना पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का, और आज अपन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे। अपना दूसरा लेसन है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। ये अपने लेसन का नाम है। देखो, पहले अपन एक बार देखें, पार्ट ए में अपन ने इतिहास के कुछ वंशों की चर्चा की थी। वैसे ही अपना जो सेकंड लेसन है उसमें भी इतिहास के कुछ वंशों की चर्चा करनी है अपने को। और एक थोड़ा सा आप इसमें ध्यान ये रखोगे, जैसे अपने पहला जो लेसन अपन ने पढ़ा था वो लेसन था 5 नंबर का। उसमें मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन तो होगा आपके लिए 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा आपके लिए 4 नंबर का। सेम वही प्रक्रिया दूसरे लेसन में। दूसरा लेसन भी अपने बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का है? 5 नंबर का है अपनी वार्षिक परीक्षा में, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो एक बार पहले लेसन की अपन वो चर्चा करेंगे कि अपन ने कौन कौन से वंश का अध्ययन किया था पहले लेसन में, और फिर अपन चर्चा करेंगे कि दूसरे लेसन में अपने को इतिहास के किन वंशों का अध्ययन करना है। तो पहले लेसन में अपन ने सबसे पहला जो वंश पढ़ा था वो पढ़ा था मौर्य वंश। आप एक डायग्राम के रूप में बना लेना इसको। एक तरफ तो लिखना आप वंश, और दूसरी तरफ लिखना उस वंश का संस्थापक। अब देखें अपने पहले लेसन में कौन कौन से वंश की चर्चा हुई थी। सबसे पहले अपन ने देखा था मौर्य वंश। भारतीय इतिहास का पहला सुव्यवस्थित साम्राज्य जिस वंश का रहा था उस वंश का क्या नाम है? मौर्य वंश। हालांकि इससे पहले अपन ने महाजनपद की भी चर्चा की थी, लेकिन महाजनपद का जो साम्राज्य था वो इतना सुव्यवस्थित तरीके से नहीं था जितना कौन से वंश का था? मौर्य वंश का था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अपन ने बात की थी कि मौर्य वंश का संस्थापक तो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था वृहदत्त। वृहदत्त की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मौर्य वंश को तो समाप्त कर दिया था। कौन से वंश की स्थापना कर दी थी? शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है शुंग वंश, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के बाद में अपन ने देखा था दक्षिणी भारत का एक वंश था, उस वंश का नाम था सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक था कौन? सिमुक। इसमें आप ये भी ध्यान रखोगे सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, जबकि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश के बाद में अपन ने चर्चा की थी कौन से वंश की? गुप्त वंश की। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के बाद में अपनी जो चर्चा हुई थी उस वंश का नाम है वर्धन वंश, और वर्धन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यभूति। हालांकि जब अपन ने पहला लेसन किया था वर्धन वंश में अपन ने केवल चर्चा की थी हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन में अपन ने हर्षवर्धन की 3 साहित्यिक रचनाओं के नाम देखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। वर्धन वंश के बाद में अपन ने कहा था कि भारत में 8वीं शताब्दी में एक साथ 3 राजवंशों का उदय होता है। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, और एक वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इन तीनों के जो संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग।
गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। ये अपन ने चर्चा की थी कौन से लेसन में? पहले लेसन में। तो ये प्रमुख वंश अपन ने देखे थे और ये इन सभी वंशों के कौन हो गए? संस्थापक हो गए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। अब लेसन 2 में अपने को जो जो वंश पढ़ने हैं, एक तरफ आप लिखोगे वंश और उसके सामने लिखोगे उस वंश का संस्थापक। दूसरा लेसन जो अपना प्रारंभ होगा ना, कब से? 1206 ईस्वी से प्रारंभ होगा। 1206 ईस्वी में भारत में जिस वंश की स्थापना होती है उस वंश का नाम है गुलाम वंश। देखो आगे वाली चर्चा का कुछ बेस तुम्हारा तैयार हो जाए, इसलिए आपको साथ में कुछ वंशों के अपन सन की भी चर्चा कर लें। जैसे गुलाम वंश का भारत में शासन रहा था 1206 से 1290 ईस्वी तक। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ गए बात? गुलाम वंश के बाद में अपन चर्चा करेंगे कौन से वंश की? खिलजी वंश की। और खिलजी वंश का शासन रहेगा 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन रहेंगे? कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कौन से वंश के संस्थापक होंगे? खिलजी वंश के संस्थापक होंगे कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के बाद में अपनी चर्चा होगी कौन से वंश को लेकर? तुगलक वंश को लेकर। तुगलक वंश का भारत में शासन रहा था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। समझ रहे हो बात? अब तुगलक वंश का शासन रहा कब तक? 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के बाद में जिस वंश का शासन आया था वो था कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश का शासन रहा था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और सैयद वंश के संस्थापक का नाम था खिज्र खां। समझ गए बात? सैयद वंश के बाद में शासन आया था कौन से वंश का? लोधी वंश का। और लोधी वंश का भारतीय इतिहास में शासन रहा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और लोधी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है बहलोल लोधी। लोधी वंश के बाद में भारत में जिस वंश का शासन स्थापित हो गया था उस वंश का नाम है क्या? मुगल वंश। और मुगल वंश का साम्राज्य था 1526 ईस्वी से। अब देखो क्या होता है, इसके बाद में कुछ समय तक तो मुगल वंश का शासन रहेगा। बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये कुछ प्रमुख शासक रहेंगे मुगल वंश के। और मुगल वंश के शासन के दौरान ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करने के लिए आती है, जो ब्रिटेन की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करती है। इस समय क्या होता है, एक तरफ तो मुगल राजा भी साथ साथ शासन करेंगे, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी साथ साथ शासन करेगी। तो ये लेसन जो अपना है वो लास्ट कहां तक है? 1757 ईस्वी तक। 1757 ईस्वी में इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन करती है, तो इस समय मुगल वंश भी शासन करता है। अंतिम जो मुगल सम्राट था ना वो रहा था 1857 की क्रांति तक। 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह को गद्दी से हटा दिया था। तो ब्रिटिश शासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहते हुए भी अपन मुगल वंश को कहां तक मानते हैं? 1857 की क्रांति तक। और मुगल वंश के जो पहले संस्थापक थे उनका नाम है क्या? बाबर। हालांकि बच्चों देखो अपने को 10th क्लास की जो स्टडी अपन कर रहे हैं ना,
ये सन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सन अपन ने केवल और केवल इसलिए रखी है ताकि इतिहास में अपनी क्रमबद्धता बनी रहे कि हाँ भाई पहले कौन सा वंश आया, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद में मुगल वंश, और मुगल वंश के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है, और फिर यहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में। तो ये इन सभी वंशों के आपको याद रखने क्या, संस्थापक। और आज अपन दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे कहां से, 1206 ईस्वी से। लेसन का नाम क्या है, संघर्षकालीन भारत, 1206 से 1757। लेसन के नाम की शुरुआत संघर्षकालीन भारत इस वर्ड से क्यों हो रही है, क्योंकि इस समय भारत ने जो संघर्ष किया था वो किया था विदेशी जातियों से। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण करना प्रारंभ किया था, और विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने के बाद 1206 ईस्वी से विदेशी लोगों ने भारत पे क्या कर लिया था, विदेशी लोगों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। कब से, 1206 ईस्वी से। तो एक 1206 ईस्वी तक आने से पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, कैसे विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया था। देखो आ गया था, जैसे ये पहले वो वर्तमान में पाकिस्तान, लेकिन पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले तक ये अपना भारत था पूरा। पाकिस्तान भी किसमें था, भारत में ही शामिल था। ये इधर अरब सागर, कौन सा सागर था, अरब सागर। इस तरफ से जो भी मुस्लिम आक्रमण भारत में हुए थे उन आक्रमणों को कहते हैं पर कौन से आक्रमण, अरबी आक्रमण। क्योंकि अरबी आक्रमण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किस तरफ से हो रहे हैं, अरब सागर की तरफ से आक्रमण हुए थे। शुरू में विदेशी मुसलमानों ने भारत पर जो आक्रमण किए थे वो इसी तरफ से आक्रमण हुए थे। इन आक्रमणों को कहते हैं पर कौन से आक्रमण, अरबी आक्रमण। भारत में जो पहला अरबी आक्रमण हुआ था या भारत में पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, इसको अपन इसको ये भी कह सकते हैं भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं भारत में पहला अरबी आक्रमण। ये पहला अरबी आक्रमण हुआ था वर्तमान महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है ठाणे, यहां आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी में। समझ गए बात। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला अरबी आक्रमण कहां हुआ था, ठाणे पर हुआ था। कब हुआ था, 636 ईस्वी में। यहां एक प्रांत था, उस प्रांत का नाम था सिंध प्रांत। भारत का एक प्रांत हुआ करता था, कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। वर्तमान में सिंध प्रांत कौन से देश में है, पाकिस्तान में। अपन बात करेंगे कब की, 712 ईस्वी की। 712 ईस्वी में इस सिंध प्रांत का जो शासक हुआ करता था, सिंध प्रांत के शासक का नाम था क्या, दाहिर। समझ गए बात। अब इस सिंध प्रांत पर होता है मुस्लिम आक्रमण या अरबी आक्रमण, और वो आक्रमण करने वाला था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर मुस्लिम आक्रमण या अरबी आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ था। भारत के किस प्रांत पर हुआ था, सिंध प्रांत पर हुआ था।
इस समय सिंध प्रांत का शासक कौन था? दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया और दाहिर की हत्या कर दी। हालांकि इस दाहिर की रानी थी, पत्नी थी, जिसका नाम भी रानी बाई था। रानी बाई ने दाहिर के मरने के बाद भी संघर्ष जारी रखा था और लास्ट में आकर जब रानी बाई पराजित हो गई थी तो रानी बाई ने जौहर कर लिया था, जो अपने भारत का पहला जौहर माना जाता है। जौहर का मतलब समझते हो? होता है क्या है? जौहर किसे कहते हैं? जब कोई युद्ध होता है तो पुरुष, तो जो वीर योद्धा होते हैं वो तो दुश्मन से लड़ने के लिए चले जाते हैं और रानियां पीछे से क्या करती हैं? एक तरह से आत्महत्या कर लेती हैं, अग्नि में, जिंदा अग्नि में जल जाती हैं ताकि अपने आत्म सम्मान को बचा ले। तो पुरुष तो लड़के मरेंगे और महिलाएं जिंदा अग्नि में जल जाएंगी, तो पुरुष भी मर गए और महिलाएं भी मर गई। इन सबको मिलाकर अपन क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। तो भारत का जो पहला जौहर हुआ था वो दाहिर की पत्नी, जिसका नाम था रानी बाई। इसने भारत में पहला जौहर किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। उसके बाद में भारत पर आक्रमण होता है किसका? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने लगभग 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी के बाद में आक्रमण होता है किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है और भारत के कुछ प्रदेशों को जीतकर, कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है भारत के कुछ प्रदेशों को। मोहम्मद गोरी मूलतः था कहां का? ये जो भारत के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान जो देश है, इस अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। कौन सी जगह? गजनी। यहां गजनी का रहने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत के कुछ प्रांतों को जीता। कुछ प्रांतों को जीतकर मोहम्मद गोरी तो वापस कहां लौट जाता है? गजनी लौट जाता है। और इस मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, खुद तो चला गया मोहम्मद गोरी कहां? गजनी, अपने साम्राज्य में वापस चला गया, और भारत का जो जीता हुआ प्रदेश था वो अपने गुलाम किसको सौंप गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। और मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए भारत में सबसे पहले कौन से वंश की स्थापना होती है? गुलाम वंश की स्थापना होती है। अपन ने जो डायग्राम बनाया था कि 1206 ईस्वी से भारत में कौन सा वंश प्रारंभ होता है? गुलाम वंश प्रारंभ होता है। और इस गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये जो अपन ने चर्चा की, इसमें से अपने 10th क्लास में कोई क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार करनी थी कि भारत में कैसे गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब अपन अपने लेसन की शुरुआत करते हैं कौन से वंश से? गुलाम वंश से, जिसका पहला शासक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो शुरुआत करें, यहां से आपको लेसन याद करना है। एक तो पहले, सबसे पहले तो डायग्राम याद करोगे कि कौन कौन से वंश भारत में शासन कर चुके हैं और किस वंश का कौन संस्थापक रहा है। वो डायग्राम याद करने के बाद आप लोग सबसे पहले पढ़ोगे कौन से वंश के बारे में? गुलाम वंश के बारे में। और अपन ने उस डायग्राम में भी चर्चा की थी, गुलाम वंश का भारत में शासन रहा था कब से कब तक? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। इस काल को कौन से वंश के नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश के नाम से। एक एक करके चर्चा करते हैं अपन। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुनना। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक।
एक एक करके पॉइंटों में अपन चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। के का मतलब समझ जाना कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिया, अपने साम्राज्य की एक राजधानी बनाएगा। इसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया किसको? लाहौर को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। समझ गए बात? फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक निर्माण कार्य करवाया था। कुतुब मीनार का नाम आपने सुना होगा। कुतुब मीनार वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। उस कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो अब आप बताओगे इस कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, पहले तो समझना इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किसका निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार कहाँ पड़ती है वर्तमान में? दिल्ली में पड़ती है। अब देखो होता है क्या है, इस कुतुब मीनार की पहली मंजिल ही बनती है, पहली मंजिल बनकर कंप्लीट तैयार होती है। इतने में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद शासक बनेगा जिसका नाम होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की शेष मंजिलों का निर्माण करवाया था। जैसे कुतुब मीनार में अपन पूरी चर्चा करें, कुतुब मीनार में कुल मिलाकर कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। इस कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण तो किसने करवा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। समझ गए बात? दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। फिर इस चौथी मंजिल का दोबारा से निर्माण करवाया और इसके साथ ही 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार की कुल मिलाकर कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल। दोबारा देखना एक बार। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किसका निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल? 5 मंजिल हैं। और कुतुब मीनार है कहां पर? दिल्ली में। इस कुतुब मीनार की पहली मंजिल तो बनवा दी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसका दामाद जो शासक बना था इल्तुतमिश, इसने दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। उसके बाद चौथी मंजिल थोड़ी बहुत ढह जाती है, इसलिए चौथी मंजिल का दोबारा निर्माण और 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ये कौन सी मीनार हो गई? कुतुब मीनार हो गई। अब अपन कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करे थे, इसमें अपने को ये लिखना है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आप अकेले कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं लिखोगे। हालांकि ये लास्ट वाला फिरोज शाह तुगलक अपनी किताब में नहीं दे रखा है, तो ये तो अपने को याद में नहीं रखना। अपने को ये लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण
करवाया। इसी के आगे क्या लिखना है, इसी को पूरा लिखोगे आप, कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई तथा शेष भाग का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। ये आपको ध्यान रखना है, समझे। ऐसे कैसे आपको कंप्लीट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और कुतुब मीनार के बारे में ध्यान रखना है। अंतिम बात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली की ये बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक के चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब जिसे अपन पोलो भी कह सकते हैं, घोड़े पे बैठ के वो गेंद के धक्का मारने वाला आता है ना, एक ओखी की तरह से एक बैट आता है जिसे गेंद, घोड़े पे बैठे बैठे गेंद को धक्का मारते हैं, वो खेल कौन सा होता है, चौगान या पोलो। तो चौगान या पोलो खेल रहा था, तब घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आप लिखोगे 1210 ईस्वी में चौगान या कह सकते हैं अपन पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ये 4 पॉइंट ध्यान रखोगे आप किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्यों, एक एक करके दोबारा देखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक, समझ गए बात। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई तथा शेष भाग का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। अंतिम बात, 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो ये अपना किसके बारे में बात हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो बनता है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल माना जाता है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इल्तुतमिश के संबंध में अपने देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पड़ रहा क्योंकि अपनी पुस्तक में बहुत छोटा सा परिचय दे रखा है। वैसे नॉर्मली अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं, हालांकि अपनी पुस्तक में नहीं है इसके बारे में ज्यादा। जैसे इन्होंने 2 सिक्के चलाए थे, एक का नाम था टंका, दूसरे का नाम था जीतल। जो टंका होता था वो तो था कौन सा सिक्का, चांदी का सिक्का, और जो जीतल था वो किसका सिक्का होता था, तांबे का बना हुआ सिक्का था। तो टंका व जीतल दोनों सिक्के किसने चलाए, इल्तुतमिश ने चलाए थे। पहली बार सिक्कों के नीचे टकसाल का नाम लिखना किसने प्रारंभ करवाया, इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया। जैसे वर्तमान में कोई नोट आता है, क्यों, जैसे 10 का नोट है, इस नोट पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब ये नोट किसके द्वारा जारी किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो एक तरह से जहां नोट या सिक्के बनते हैं, विशेष तौर से जहां सिक्कों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अपन टकसाल कहते हैं। अब सिक्के कहां निर्मित हुए,
उस टकसाल का नाम सिक्कों के नीचे लिखना किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। तो 2 तो इसने सिक्के चलाए थे और सिक्कों के नीचे किसका नाम लिखवाया? टकसाल का नाम लिखवाया। इसके अलावा इसने एक 40 गुलामों का एक दल बनाया, उस दल को कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी। क्या कहा जाता है? तुर्कान ए चहलगामी। इसके अलावा जो वर्तमान में इस्लाम धर्म की शिक्षा से संबंधित जो मदरसे होते हैं, उन मदरसों का निर्माण कार्य भी किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने। ये जो शिक्षण इस्लाम धर्म की शिक्षा से संबंधित वर्तमान में जो अपन मदरसे देखते हैं, उन मदरसों की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। क्यों? हालांकि इल्तुतमिश के बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इल्तुतमिश के बाद में जो शासक बनेगी उसका नाम होगा रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका होगी। और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।